नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 4 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस, UPSI and other state services like UPPCS, बिहार, झारखंड, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ एंड बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर के लिए यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर में यानी राष्ट्रीय मामलों में बिहार इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 while केरला टॉप्स। यानी नीति आयोग 2018 से यह SDG इंडिया इंडेक्स जारी कर रहा है, जिसमें बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो बिहार वॉज द वर्स्ट परफॉर्मर इन नीति आयोग। नीति मतलब NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी आ चुका है आप लोगों के एग्जाम में। तो यह नीति आयोग 2015 में गठित किया गया था। तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे SDG कहते हैं, इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया है, जिसमें केरला शीर्ष स्थान पर बरकरार है। यानी यह पहले भी केरला ही नंबर 1 रैंक पे था। यानी केरल हमें मतलब पिछले साल भी नंबर 1 पे था। तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इवेलुएट द progress of states and union territories on social, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर। यानी यह जो सतत विकास लक्ष्यों का यह सूचकांक है। अब देखिए, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। यानी हम ऐसा विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम अपने संसाधनों, खनिज संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को यानी सोशल, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करती है कौन? नीति आयोग। तो इस तरह से द SDG स्कोर at the country level has improved by 6 point from 60 to 66। यानी पिछले वर्ष 60 जो अंक था बढ़कर 66 हो गया है। According to a report, केरल retain its position as the top state with 75 point, यानी 75 अंकों के साथ नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, दूसरे पे, और तमिलनाडु को भी दूसरा स्थान मिला है। यानी 74 अंक के साथ हिमाचल और तमिलनाडु दोनों सेकंड पोजीशन पर हैं। और इस साल के सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। हालांकि इनके भी अंक बढ़े हैं। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है कौन है? राजीव कुमार हैं। हैज रिलीज दिस 3rd एडिशन ऑफ इंडिया SDG इंडेक्स। ये भी पूछ सकता है ये कौन सा एडिशन है, तो ये तीसरा एडिशन है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंकों के साथ चंडीगढ़ शीर्ष पे है, जिसके बाद 68 अंक के साथ दिल्ली जो है दूसरे स्थान पे है। मिजोरम, हरियाणा एंड उत्तराखंड वर एट द फुटप्रिंट इन इंप्रूविंग देयर स्कोर इन ईयर 2020 एंड 21। यानी यह जो राज्य है, मिजोरम है, हरियाणा है, उत्तराखंड, सबसे आगे रहे अपने स्कोर को बेहतर करने में। यानी उन लोगों ने 12, 10 एंड 8 अंक में अपने सुधार किया है। तो इन टर्म ऑफ हेल्थ सेक्टर टारगेट अगर बात की जाए लक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्र के हिसाब से, तो गुजरात और दिल्ली क्रमशः, यानी राज्यों में गुजरात, दिल्ली केंद्र शासित सूची में पहले स्थान पर है। इसी तरह से बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल का है। और यूनियन टेरिटरी स्टेट में चंडीगढ़ है। इसी तरह से तमिलनाडु एंड दिल्ली वर एट द टॉप अंडर द नो पॉवर्टी टारगेट, यानी गरीबी नहीं लक्ष्य के तहत तमिलनाडु और दिल्ली शीर्ष पर थे। वहीं मेघालय एंड चंडीगढ़ परफॉर्म द बेस्ट इन टर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ डिस्पैरिटी, यानी विषमताओं में कमी के मामले में मेघालय, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और चंडीगढ़ का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। दोनों के 100 अंक थे। तो इस तरह से इस सूचकांक की शुरुआत 2018 में हुई थी। यह देश में SDG पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख साधन बन गया है। और यह देश ही नहीं, विश्व में इसका नाम हो रहा है। खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की इस पहल का स्वागत किया है, सराहना की है। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि पहले संस्करण यानी 2018-19 में 13 एम्स थे, 39 लक्ष्य थे, यानी उसमें जो है गोल
और 70 गोल 115 इंडिकेटर्स अब यानी 2020-21 में 17, 70 और 115 कर दिए गए, जबकि 30 इसमें जो है 30 जो 2018-19 में 13, 39 और 62 संकेतक का प्रयोग किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स नेवीज प्रपोजल टू इश्यूज 50,000 करोड़ टेंडर फॉर सबमरीन, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय यानी समुद्र पर खासकर हम बात करें तो इंडियन ओशियन की जो भू राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन है, उस पर हम बहुत ही अच्छी पकड़ मजबूत करते हुए मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाते हुए यह एक महत्वपूर्ण सौगात दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यानी भारतीय नौसेना की मौजूदगी में समुद्र में पहले से ज़्यादा हमारी ताकत मजबूत होगी। यानी द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर नेवीज मेड इन इंडिया सबमरीन, मोहर लगा दी है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 conventional submarine for the Indian Navy at cost of around 50,000 करोड़, यानी यह लगभग 50 करोड़ के बराबर है। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग नेवल पावर ऑफ चाइना, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द सबमरीन, क्योंकि चीन जो है हिंद महासागर, खासकर हिंद प्रशांत महासागर में अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, तो ऐसे में हमारे देश की रक्षा मंत्रालय ने, नौसेना ने यह निर्णय लिया है। तो द प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे डीएसी कहते हैं, विच इज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और इसे प्रोजेक्ट 71I के तहत सबमरीन का निर्माण करना है। तो ये प्रोजेक्ट 75 क्या है 1, तो ये इसमें जो है इसके तहत समुद्री ताकत को यानी 6 सबमरीन के विकास के बारे में है प्रोजेक्ट 75 में। द प्रोजेक्ट हैज बीन इंटरेस्टेड टू इंडिजिनस कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड एंड LNT को सौंपा गया है, और इसके साथ जो है 5 विदेशी कंपनियों के पार्टनरशिप को मंजूरी दी है, जिसमें रूस की है रोसोबोरो ने एक्सपोर्ट, फ्रांस की नेवल ग्रुप DCNS है, जर्मनी की थाईसेन ग्रुप है, स्पेन की नोवांटिया है एंड साउथ कोरिया की डैवू कंपनी शामिल है। दोस्तों सोचिए, चीन के पास, नौसेना के पास 75 to 80 सबमरीन्स हैं। चाइना इज बिल्डिंग स्पोर्ट्स एंड मिलिट्री बेसेस इन श्रीलंका, बर्मा, जैसा कि श्रीलंका यहाँ पर नीचे ही है, हम्बनटोटा, ट्रेंकोमाली, इन सब पे बेस बना रहा है। बर्मा में यहाँ पर कोको चैनल पे, तो इस तरह से भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। तो इस तरह से आप पाकिस्तान इधर ग्वादर पोर्ट के पास बना ही रहा है, एंड जिबूती, तो इधर आप चले जाएंगे जिबूती सिटी पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस तरह से युद्धपोतों की मौजूदगी में भारत की समुद्री सीमाओं के पास तक यह आ गया है, तो ऐसे में भारत को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना इज ऑल्सो बिल्डिंग 8 सबमरीन फॉर पाकिस्तान। अब सोचिए, इतना तो कर रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी 8 सबमरीन वह बना रहा है। यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो एट प्रेजेंट द इंडियन नेवी हैज 12 कन्वेंशनल सबमरीन एंड 2 न्यूक्लियर सबमरीन, यानी मौजूदा समय सोचिए अपने पास 12 कन्वेंशनल पनडुब्बी है, उसके पास 75 से 80 है। इनमें से एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली INS चक्र है, जो भारत ने रूस से लीज पर ली है। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट द इंडियन नेवी नीड्स एटलीस्ट 18 कन्वेंशनल यानी किलर सबमरीन SS की, यानी कह सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूदा जो है बात की जाए तो हमें 18 कन्वेंशनल सबमरीन की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपने देखा हमारी रक्षा पंक्ति मजबूत हो रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। जोसेफ बाइडेन ब्लैक लिस्ट 28 मोर चाइनीज फर्म टू इन्वेस्टर। जोसेफ बाइडेन ने 28 और चाइनीज फर्म को, इन्वेस्टर को ब्लैक लिस्ट किया, यानी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों को 31 चीनी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिन्हें चीन के सैन्य और सुरक्षा उपकरण की आपूर्ति या समर्थन करने के लिए समझा जाता था। और बाइडेन के इस कदम से ब्लैक लिस्ट की संख्या कितनी हो गई? 59, यानी फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड प्रोहिबिटेड American from buying stock in 31 Chinese company that were deemed to be supplying or supporting China's military and security operators, यानी सिक्योरिटी को लेकर के अमेरिका ने यह कदम उठाया है। The latest batch of sanction
target companies involved in Chinese surveillance technology used to facilitate repression or serious human rights abuses, which undermine the security or democratic values of the United States and our allies. तो according to a White House statement, यह जो है व्हाइट हाउस के जो स्टेटमेंट के जरिए यह बताया गया, उसके बयान के अनुसार कि जो है प्रतिबंधों का नवीनतम बैच चीनी निगरानी तकनीक में शामिल कंपनियों को, यानी वह क्या हमारे मानवाधिकारों के हनन की सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो संयुक्त राज्य और हमारी सहयोगी सुरक्षा या लोकतांत्रिक मूल्यों को यह कमजोर कर रहा है, हमारी आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। द इनिशियल लिस्ट पब्लिश अंडर ट्रम्प इंक्लूडेड मेजर टेलीकॉम्स कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी फर्म सच एज चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम, वीडियो सर्वेलांस फर्म Hikvision and China Railway Construction Corp. So while the Biden administration has pledged to take a more diplomatic line with China following the upheaval of his predecessor, he has said he will keep to a strict line on several issues including defense and technology. तो यानी जोसेफ बाइडेन प्रशासन ने अपने पूर्ववर्ती यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो बात के जो उथल पुथल के बाद चीन के साथ और अधिक राजनयिक लाइन लेने का वादा किया है और उन्होंने कहा है कि रक्षा और प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर वह सख्त रुख अपनाएंगे। नेक्स्ट है जापान डोनेट मोर देन 1 मिलियन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन टू ताइवान। तो टोक्यो जापान की कैपिटल है, इज डोनेटिंग मोर देन 1 मिलियन डोजेज ऑफ द एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन टू Taiwan. The Japan's foreign minister announced Friday as Taipei struggles to secure vaccine and has accused China of interference. यानी चीन पर हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है और ताइपे टीकों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं बगल में ही है सोचिए, और यह स्थिति है ताइवान की, तो जापान उसकी हेल्प कर रहा है। इट comes as Taiwan battles a sudden surge of cases after having one of the world's best pandemic responses. यह तब हुआ जब ताइवान दुनिया की सबसे अच्छी महामारी मैनेज करने वाले देशों में से एक होने के बाद अचानक मामलों में वृद्धि देख रहा है। तो ताइवान want to roll out mass inoculation in the next few months by setting up thousands of community vaccination stations to administer 1 million shots weekly, but it is struggling to secure enough doses. तो यह आप देख सकते हैं कि चीन के एकदम बगल में है ताइवान और बहुत ही अच्छे से वह कोरोना से लड़ा, लेकिन एकाएक यहाँ पर वृद्धि देखी जा रही है। तो इस पर जो है जापान आगे आया है, ताइवान की मदद कर रहा है। अब बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मंकी, इसका नाम क्या है? पिग्मी मार्मोसेट, विच वेट जस्ट 100 ग्राम, ओनली 100 ग्राम का है, बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज, यानी 2 अलग अलग प्रजातियों से यह संबंधित है, मात्र 100 ग्राम का है। विश्व का सबसे छोटा पिग्मी मार्मोसेट इसका नाम है, ये याद रखिएगा ये नाम। और साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस मंकी हैज इवॉल्व थ्रू 2 डिफरेंट स्पीसीज, यानी यह जो बंदर हैं 2 अलग अलग प्रजातियों से मिलकर बने हैं। इन सच ए सिचुएशन द क्वालिटीज ऑफ बोथ दोज स्पीसीज आर फाउंड इन दिस मंकी, यानी इन दोनों प्रजातियों की जो खूबियां हैं इस मंकी में देखने को मिल रही हैं। तो जो है एन एडल्ट पिग्मी मार्मोसेट मंकी का वेट जो होता है 100 ग्राम। यह दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट एरिया, यानी अमेजन के जो वर्षा वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन रिसर्च पब्लिश इन अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी द स्ट्रक्चर एंड डीएनए ऑफ दिस monkeys skull and conferred that they belong to 2 different species, यानी इन पे जो इनका डीएनए की बात इनकी पुष्टि जो की गई है तो 2 अलग अलग प्रजातियों से संबंधित हैं। द 2 स्पीसीज विथ विच द टीम हैज डिस्कवर्ड पिग्मी मार्मोसेट्स मंकीज रिलेशनशिप विल बी गिवन द, तो इनके जो साइंटिफिक नेम है वह दिया गया है सेब्युएला पाइग्मिया एंड सेब्युएला नेवेविंट्रिस दिया जाएगा, इन दोनों का जो है नाम। और ये बंदर समूहों में रहते हैं जिनमें मादा बच्चे को जन्म देती है जबकि नर उनकी देखभाल करता है। तो पूरा बढ़ने के बावजूद इनकी लंबाई मात्र 6 इंच की होती है। ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रीन ग्रीन पूरा जो दिखा रहा है, ये देख रहे हैं। इसका सबसे अधिक जो है ब्राजील में है, 60% कवर करता है
पेरू में 13% कवर करता है, यानी करीब 9 देशों को यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के टच करता है। तो यह 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है। अमेरिका का यह जो है, इसे विश्व यानी धरती का फेफड़ा कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते 60% ब्राजील में है, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सारे देश स्पर्श कर रहे हैं मैप में, देखिएगा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो, वेनेजुएला की कराकस, इक्वाडोर की क्वीटो, बोलिविया की लापाज, गुयाना की जॉर्जटाउन, सूरीनाम की पारमारिबो और फ्रेंच गुयाना की कैपिटल काइने है। तो यह भी कैपिटल भी याद रखा करिए। तो इन सब में फैला हुआ है। इसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी में। आर.एस. सोढ़ी इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। आर.एस. सोढ़ी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के बोर्ड के लिए चुने गए हैं। यानी आर.एस. सोढ़ी कौन है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसे GCMMF कहेंगे, हैज बीन अनएनोमसली इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इसके लिए इनको चुना गया है। सोढ़ी जो है 39 ईयर्स का इनका अनुभव है। 2010 में वह गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने थे। तो इस तरह से याद रखेंगे। इन्हें रूरल मैनेजमेंट के पूर्व छात्र हैं। 1982 में वह अमूल में प्रवेश किए थे। और इंटरनेशनल डेयरी महासंघ क्या है? तो यह जो है गैर सरकारी संघ है जो वैश्विक डेयरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके महानिदेशक कैरोलीन एमोन है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की कैपिटल है। नेक्स्ट है पुस्तकें और पुरस्कारों में। तो आज हमने पुस्तकों को लिया है, महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक। यह बहुत ही कॉमन है लेकिन अक्सर आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है। गीत गोविंद जय देव, अर्थशास्त्र कौटिल्य, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली भी है तुलसीदास की, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की, महाभारत भगवत गीता वेदव्यास की, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई और रजत रंगिणी कल्हण और तुगलकनामा अमीर खुसरो, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, हर्षचरित कादम्बरी बाण भट्ट की है। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। HDFC बैंक टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2031-32, यानी HDFC बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। तो HDFC यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी उसने योजना बनाई है। कब तक? 2031-32 तक। तो अंडर दिस कैंपेन द बैंक विल रिड्यूस इट्स इमिशन, एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन। द बैंक विल इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी वह सोलर एनर्जी का प्रयोग करेगा, विंड एनर्जी, लेकिन वह ऐसा एनर्जी का प्रयोग नहीं करेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता हो। तो ये पार्ट ऑफ इट्स ESG यानी ESG कार्य योजना के तहत, जिसमें इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस एक्शन प्लान, द बैंक विल फोकस ऑन लो इंटरेस्ट लेंडिंग टू ग्रीन प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इनकॉर्पोरेट ESG HDFC Bank in its credit decision. The bank is also working on a framework for issuance of green bond, यानी फ्रेमवर्क जो काम करेगा ग्रीन बॉन्ड जारी कर। The bank has adopted a three-pronged strategy to achieve its ऑब्जेक्टिव बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल। वो क्या है? रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, यानी उपभोग को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना और कार्बन फुटप्रिंट काम कम करना। अंडर दिस स्ट्रेटजी फॉलोइंग सम मतलब मेजर प्लान किया है इस बैंक ने कि वह रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इमिशन एंड एनर्जी कंज्यूम्ड फ्रॉम द करंट रेट ऑफ 3,15,583 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, इसको जो है कम करेगा। टू कन्वर्ट 50% ऑफ आवर एनर्जी इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी 50% जो ऊर्जा है उसको रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोतों में बदलना है। जैसे बड़े ऑफिसों में रूफटॉप सोलर क्षमता वाले बढ़ाएंगे। डेवलपिंग कॉर्पोरेट ऑफिस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। प्लांटिंग 25 लाख ट्री, 25 लाख से अधिक पेड़ को लगवाएंगे। पानी के उपभोग में 30% की कमी लाना, इन सब कार्यों को करेगी।
इस तरह से एचडीएफसी बैंक के बारे में जानेंगे। तो निजी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा बैंक है, 1,20,000 इसमें एम्प्लॉयज हैं और इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजिंग ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इसके सीईओ शशिधर जगदीशन है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। तो आईसीसी एक्सपैंड्स मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू 14 टीम, यानी पुरुषों के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का 14 टीमों तक विस्तार कर दिया। जैसे पिछले जो 2015 और 2019 में वर्ल्ड कप हुए थे तो उसमें 10 टीमें हुआ करती थी, अब 14 टीमें होंगी 2027 और 31 के वर्ल्ड कप में, जिसमें 54 मैच खेले जाएंगे। 2015 और उसमें बताया ही आपको। और याद रखेंगे यह 14 टीमें 7 के 2 समूहों में विभाजित होंगी और इसमें 3 सुपर 6 चरण होंगे जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल होगा। इसी तरह से आईसीसी ने पुरुषों के टी20 विश्व कप में 20 टीमों तक बढ़ाने का फैसला किया है और यह टूर्नामेंट 2024 से 30 तक प्रत्येक 2 वर्ष में होगा। अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के बारे में याद रखेंगे। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। 104 मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं, वह चेयरमैन हैं। मनु साहनी सीईओ हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस महत्वपूर्ण दिवस में। आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे है। दोस्तों ये हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है डे। तो यह 1982 में 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाने की घोषणा की थी और यह तब की थी जब उस समय लेबनान और कह सकते हैं इजराइल जो है तनाव चल रहा था। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बच्चों के ऊपर उनकी मनोदशा खराब हो गई, उनको जो है उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा, वो भूखे कुपोषित हो गए। तो ऐसे में जो है यह दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में कर दी। तो यानी फलस्तीन के सवाल पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया था। तो यूनाइटेड नेशन कंसीडर द रिक्रूटमेंट एंड यूज ऑफ चिल्ड्रन इन वॉर, देयर मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट एंड वायलेंस, किडनैपिंग, अटैक्स ऑन स्कूल एंड हॉस्पिटल्स एंड द डिप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन राइट टू चिल्ड्रन एज द 6 मोस्ट सीरियस चाइल्ड राइट वायलेशन। यानी ये 6 सबसे ज्यादा बाल अधिकार उल्लंघन माने हैं किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। दोस्तों अब यहां पर देख सकते हैं 25 करोड़ से अधिक बच्चों को सुरक्षा की जरूरत है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आप लोगों की मांग पर आज हम बात करेंगे रबी, खरीफ और जायद फसलों को। हालांकि फसलें कई प्रकार की होती हैं, ऋतु के आधार पर होती हैं, कैश क्रॉप होती हैं, आर्थिक कह सकते हैं आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी बागानी फसलें होती हैं। आज हम बात करेंगे रबी, खरीफ और जायद की, यानी ऋतुओं के आधार पर या बुआई के आधार पर। यानी ये कह सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप की। तो खरीफ क्रॉप यह जो है मानसून के आगमन के समय यानी जून जुलाई के साथ उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। देख रहे हैं जून जुलाई अगस्त में, अगस्त तक बढ़ जाता है तो बोई जाती है और जाड़े के प्रारंभ में यानी नवंबर दिसंबर तक कटाई हो जाती है, कभी कभी ध्यान रखेंगे। तो यह अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यानी कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त कह सकते हैं कि रेनी सीजन या क्रॉप सोन इन जुलाई अगस्त, जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन नवंबर, अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, चावल है, मक्का है, बाजरा है, तूर है, ये सब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूंगफली, शकरकंद, ये सब जो है इसमें जैसे चावल, धान है, मानसून आता है, बारिश पानी की आवश्यकता होती है इसलिए बोया जाता है। सोयाबीन, गन्ना, यह सब जो है खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। रबी क्रॉप है यह फसलें जाड़े में, यानी अब देखिए इसीलिए देखिए जो मानसून शीतोष्णकटिबंधीय या जब पछुआ हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो अप टू 5 सेंटीमीटर रेनफॉल कराती हैं। जैसे राजस्थान में मावट कहते हैं, या टेम्परेट साइक्लोनिक रेन होती हैं, विद द हेल्प ऑफ जेट स्ट्रीम इंडिया में प्रवेश करती हैं। तो यह जो है रबी की क्रॉप के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं। तो इसमें जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर यानी वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, बरसीम, लेंटिल, पोटैटोज, राई, टोबैको, ओट्स, यह सब उगाए जाते हैं।
अब बढ़ते हैं दोस्तों जायद की क्रॉप। तो यह याद रखना शॉर्ट टर्म क्रॉप होती है। यह कह सकते हैं रबी और खरीफ के बीच का समय। यानी जैसे आप अब यह जो है आपने देखा होगा ना, ये नवंबर में बोई जाती है और गर्मी यानी अप्रैल मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद खेत खलिहान खाली हो जाते हैं। फिर जो है जायद की फसलों, ये फसली जो है इसमें जुलाई और खासकर ये मई जून में, इस समय आप देख रहे होंगे जून चल रहा है, इसमें ढेर सारी सब्जियां खूब आएंगी। करेला आप लोग देख रहे होंगे, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब मिलता है। मूंग उड़द का भी उत्पादन किया जाता है। तो वाटरमेलन, पंपकिन, मेलन इसमें खूब हरे हरे दिखाई दे रहे होंगे। क्यूकम्बर, चिली, टोमेटो, सनफ्लावर, यह सब जो है जायद की क्रॉप के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मोनिका तिवारी, स्मित चौवाटिया, रुपेंद्र कौर, सुभाष रानी, हेमंत शर्मा, जैस्मिन शर्मा, अनुराग उपाध्याय, सरबर्था बनर्जी, प्रियांशु सिंह, विवेक यादव, संजय नेगी, अंकिता राठौर, गुलशन कुमार, मोहम्मद हसन, विनोद जायसवाल, आरिफ अहमद, आयशा रहमान, विवेक यादव जी शिफ्टिंग कल्टीवेशन नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। मुस्कान शेख, आयशा रहमान, मनु शर्मा, पूर्णिमा जायसवाल, यादुम औरे, यायाउरम केलीर, सूरज उपाध्याय, एलिस सिंह, उल्लास चंद्र राणा, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि और आज ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। विच कंट्री इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21? पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम रेन फॉरेस्ट कवर? यानी किस देश में सबसे अधिक वर्षा वन? पेरू, ब्राजील, गैम्बिया, मैक्सिको। इसे जो है इसमें से बताना है। नेक्स्ट है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ मंकीज इन द वर्ल्ड? दुनिया में बंदरों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? पिग्मी, मार्मोसेट, मार्मोसेट्स, स्पाइडर मंकीज, कॉमन मार्मोसेट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन? शेफाली विजयवर्गीय, आर एस सोढ़ी, श्यामल भाई बी पटेल, मनोरंजन पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस, रोम, ब्रसेल्स, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? चंद बरदाई, जयदेव, कौटिल्य, कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2031-32? एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी सिचुएटेड? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? मस्कट, दुबई, शारजाह, रियाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व? 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? पैडी, वीट, पीज एंड वाटरमेलन। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी। और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।